अपन बात कर रहे हैं आज फॉर्मल लेटर्स की, लेटर राइटिंग, फॉर्मल लेटर्स। फॉर्मल लेटर्स एक्चुअली वो होते हैं जो अपन कोई बिजनेस के लिए, कोई कंप्लेंट्स लेटर्स होते हैं, किसी अधिकारी को लिखते हैं। इनफॉर्मल और फॉर्मल लेटर में डिफरेंस ये होता है कि इनफॉर्मल लेटर्स तो अपन किसी रिलेटिव्स को, दोस्तों को, अपने माता पिता को, अपने भाई बहनों को लिखते हैं। फॉर्मल लेटर्स वो होते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, इसमें बिजनेस लेटर्स आते हैं। अगर हम कोई बिजनेस करते हैं तो किसी दूसरी फर्म को हम लेटर लिख रहे हैं। अगर कोई शिकायती पत्र हम लिख रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को लिख रहे हैं, बैंक मैनेजर को लिख रहे हैं, न्यूज़पेपर को, एडिटर्स को अपन लेटर लिख रहे हैं। समझ रहे हैं ना आप बात को? न्यूज़पेपर के एडिटर्स को अपन लेटर लिख रहे हैं, पोस्ट ऑफिस में अपन कोई लेटर लिख रहे हैं, अपन ने कोई सामान खरीदा, कहीं से डिफेक्टिव आइटम आ गया, उस दुकानदार को लेटर लिख करके अपन शिकायत कर रहे हैं उसको, है ना। अपन किसी दुकानदार से किसी चीज की अपन इंक्वायरी कर रहे हैं। अपन भी बिजनेस करते हैं, सपोज कीजिए अपन बिजनेस करते हैं और अपने को अगर किसी से कोई माल मंगवाना है, और अगर हम उसको एक लेटर लिखते हैं, इंक्वायरी के लिए लेटर लिखते हैं कि भैया तुम्हारी क्या रेट्स हैं, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं तुम्हारी, वो फॉर्मल लेटर्स होते हैं। अगर हम किसी को कुछ ऑर्डर हमें देना है माल के लिए, तो वो फॉर्मल लेटर्स आएगा, बिजनेस लेटर कहलाएगा वो। अगर हम किसी को पेमेंट के लिए लेटर लिख रहे हैं अपने किसी बिजनेस के रिगार्डिंग, कि भैया हमने ये माल भेजा है आपको और हमारे को माल आया नहीं या आ गया, तो या हमने किसी को माल भेजा और हमारे पास पेमेंट नहीं आया, तो हम उसको एक रिमाइंडर भेजते हैं, तो दैट इज आल्सो बिजनेस लेटर, है ना। ये बिजनेस लेटर्स होते हैं। इंक्वायरी भी कर सकते हैं अपन उसमें। अपने गली में, अपने मोहल्ले में कोई प्रॉब्लम्स हैं, लाइट नहीं आ रही, साफ सफाई नहीं है, तो नगर निगम को हम कोई लेटर लिखते हैं, नगर निगम के चेयरमैन को, दैट इज आल्सो फॉर्मल लेटर, कंप्लेंट लेटर हो गया वो। हमारे इलाके में बहुत ज्यादा क्राइम होता है, क्राइम के रिगार्डिंग अगर हम किसी पुलिस ऑफिसर को लेटर लिखते हैं, दैट इज आल्सो अ फॉर्मल लेटर, है ना। तो ये इस तरीके के जो लेटर्स होते हैं फॉर्मल लेटर्स होते हैं, ये आपके कोर्स में यही आते हैं अभी। अब बात ये आती है कि ये जो फॉर्मल लेटर्स होते हैं, इनका फॉर्मेट क्या होता है। फॉर्मेट सही होना बड़ा जरूरी है। देखो, मैं आपकी स्क्रीन पर चल रहा है, ये देखिए आप, सेंडर्स एड्रेस लिखा हुआ है। पहले आप पूरा लेटर का फॉर्मेट देख लीजिए। ऊपर ही ऊपर सेंडर्स एड्रेस लिखा हुआ है, इसी तरफ आना चाहिए। अब कुछ तो इस तरफ भी लिख देते हैं, पर वो बड़ा कंफ्यूजन रहता है। पर एक स्टैंडर्ड तरीका यही है कि इस तरफ ही लिखा जाता है। पहले ये इस तरफ लिखा जाता था, कुछ इस तरफ लिखा जाता था, लेकिन एक स्टैंडर्ड तरीका यही है कि ये इस तरफ ही लिखा जाता है। सेंडर्स एड्रेस, देन डेट, देन रिसीवर्स एड्रेस, देन सब्जेक्ट, देन सैल्यूटेशन। अच्छा, इसके बाद ये बॉडी है मेन, जिसमें आपको मेन कंटेंट्स अपने लिखने होते हैं, और इसके बाद है सबस्क्रिप्शन। बस ये आपका फॉर्मेट है लेटर का। अब आपने क्या करना है, सेंडर्स एड्रेस का मतलब क्या है कि यहां पर आपको एड्रेस लिखना है अपना खुद का, जो लेटर लिखने वाला होता है, जो लेटर को भेजने वाला होता है। सेंडर का मतलब भेजने वाला, जो इस लेटर को भेज रहा है उसका एड्रेस अपने को लिखना है। अब इसमें क्या होता है, जनरली क्वेश्चन में आपको हो सकता है कि कोई एड्रेस दे दिया जाए। सपोज कीजिए आपसे कहा जाए कि इमेजिन यू आर सीता एंड यू लिव इन अजमेर, यू लिव इन आदर्श नगर अजमेर, एंड अब मान लीजिए ये आपको कह दिया, तो अब आपको क्वेश्चन को समझना है। ये अपन प्रैक्टिस के थ्रू देखेंगे। क्वेश्चन को समझना है कि आप कौन हो। अब सीता हो, आप अपना असली नाम भूल जाओ इस लेटर के हिसाब से, और आप कहाँ रहते हो, अब अजमेर में। तो यहाँ पर, और अजमेर में भी क्या, आदर्श नगर का, एज पर क्वेश्चन, ये आपको ध्यान रखना है। तो आप इस सेंडर्स एड्रेस वाला जो सेक्शन है, इस सेक्शन के अंदर आप अपना एड्रेस लिखोगे जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। यही देखा जाता है कि क्वेश्चन में जो चीज आपको दी गई है, आप उसको यहाँ पर लिख रहे हैं या नहीं लिख रहे। अगर आपने कुछ और एड्रेस लिख दिया तो इसका नंबर गया। ध्यान रखिए आप, जो भी इसके नंबर डिसाइडेड होते हैं, आधा है, चौथाई है, जो भी नंबर इसका डिसाइड किया हुआ है, वो नंबर गया आपका। तो ये बात ध्यान रखनी है कि क्वेश्चन में अगर कोई एड्रेस दिया हुआ है, आपको समझना है, तो वही एड्रेस यहाँ पर आना चाहिए। दूसरी बात, एड्रेस अपना 2-3 लाइनों में आप लिखिए। समझ गया मेरी बात को? 2-3 लाइनों में आप लिखिए एड्रेस को, कम से कम 2 लाइनों में तो लिखो आप एड्रेस। और एड्रेस में कभी भी फुल स्टॉप,
कोमा नहीं लगाना है। अभी मैं आपको एग्जाम्पल दिखाऊंगा, उससे आप समझ जाओगे, पर मोटी मोटी बातों को आप ध्यान में रखते चले जाइए। एड्रेस में कोई भी फुल स्टॉप, कोई भी कोमा आपको नहीं लगाना है। एड्रेस आप 2-3 लाइनों में लिखो। सपोज कीजिए आपको कहा जा रहा है कि यू लिव इन आदर्श नगर इन अजमेर, तो आदर्श नगर अपने मकान का नाम लिखिए, अपने जगह का नाम लिखिए, एड्रेस जो है आपका प्रॉपर 110 आदर्श नगर, नीचे वाली लाइन में अजमेर। और अगर 2-3 लाइनों का एड्रेस है तो आप वो लिखिए। कैसे? 110, अब 110 के बाद कॉमा नहीं लगाना, और एक सीध में चलना चाहिए सारा का सारा प्रोग्राम। ध्यान रखना, अगर एड्रेस भी अगर आप 2 लाइनों में 3 लाइनों में लिख रहे हो तो एक ही सीध में आना चाहिए। ये नहीं कुछ यहां से लिख दिया, कुछ यहां से लिख दिया, कुछ यहां से लिख दिया, ऐसे नहीं जाना चाहिए। ऐसे जाना चाहिए, लगना चाहिए, गेटअप आना चाहिए लेटर का। तो आपने लिख दिया 110 आदर्श नगर नियर ब्रह्मा मंदिर अजमेर, 3 लाइनों में एड्रेस हो गया आपका। अभी एग्जांपल अपन देखेंगे। इसके बाद आप एक लाइन छोड़ देंगे नीचे। लाइन छोड़ने के बाद आप लिखेंगे डेट। अब डेट का फॉर्मेट क्या होता है, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट आप समझ लीजिए। सबसे पहले डेट लिख दीजिए, डेट के बाद में मंथ लिख दीजिए, और मंथ के बाद में सन लिख दीजिए। कोई बीच में फुल स्टॉप कोमा नहीं लगाना है आपको। सपोज कीजिए आज हम लेटर लिख रहे हैं, आज की डेट क्या है 17, बाकायदा 17 जुलाई। जुलाई मंथ में हमेशा पहला लेटर कैपिटल, क्योंकि मंथ जो होता है वो प्रॉपर नाउन होता है, मंथ का जो नाम होता है वो प्रॉपर नाउन होता है। 17 जुलाई 2020, बस बीच में ना कोई फुल स्टॉप ना कोई कोमा। सेट कर लो दिमाग में आप अपना। ये आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो जुलाई 17 2020, पर उसमें कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। आप तो ये फिट रखो अपना प्रोग्राम, पहले डेट लिख दो, डेट के बाद में मंथ लिख दो। अब मंथ में ये नहीं कि आप जुलाई की जगह 7 लिख दो ना, जुलाई लिखो आप पूरा, और 2020 आप अपने उसमें लिख दीजिए 2020। इधर आप 17 लिख रहे हो तो 17, और जुलाई आपको लिखना है तो JULY। फिर आप एक लाइन छोड़ दीजिए। अब आपको रिसीवर्स एड्रेस लिखना है, आप किसको लिख रहे हो लेटर। सपोज कीजिए आप कलेक्टर को लिख रहे हो तो आप लिखिए द कलेक्टर। नीचे उसके नीचे कौन कहां है कलेक्टर, ये द कलेक्टर जयपुर डिस्ट्रिक्ट, नीचे जयपुर। बस इतना भी लिख दोगे तो काम हो जाएगा, ज्यादा की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब आपको लिखना है सब्जेक्ट, तो बाकायदा आप सब्जेक्ट लिखो पहले, उसके बाद उसके आगे लिखो आप किस बारे में लेटर लिख रहे हो, जिससे कि लेटर को देखते ही ये पूरा पढ़े बिना ही उसको पता चल जाए कि भैया लेटर किस बारे में लिखा गया है। सर रिसीवर एड्रेस और सब्जेक्ट के बीच में लाइन छोड़नी है ना? हाँ बिल्कुल लाइन छोड़नी है। आप सेंडर्स एड्रेस ओके सर। लिखेंगे, लाइन छोड़िए, डेट लिखेंगे, फिर लाइन छोड़िए, रिसीवर्स एड्रेस लिखेंगे, फिर लाइन छोड़िए, सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर लाइन छोड़िए, सैल्यूटेशन लिख दीजिए, फिर आप बेशक मत लाइन मत छोड़ो आप। लेकिन ये लाइन छोड़ना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि हमारा लेटर साफ सुथरा नजर आए, ऐसे घिचपिच नहीं हो जाए कि उसको देखने में परेशानी हो कि कहाँ रिसीवर्स एड्रेस है, कहाँ डेट है, कहाँ, मतलब आपका प्रेजेंटेशन इतना अच्छा होना चाहिए कि वो अपने आप आपको नंबर दे दे बस देखते ही, चलो ठीक है अच्छा है। आप भी समझ रहे हो इस बात को। आप गंदा संदा लिखोगे और आप घुचपिच करके लिखोगे तो वो नंबर नहीं मिलते उसमें। बोलिए। सेंडर्स एड्रेस और डेट के बीच में भी होता है क्या स्पेस? मैंने बोल रहा हूँ ना आपको लाइन छोड़नी है भैया, मैं आपको बोल रहा हूँ बिल्कुल लाइन छोड़नी है आपको। सेंडर्स एड्रेस लिखिए, फिर एक लाइन छोड़िए, फिर एक डेट लिखिए आप, फिर एक लाइन छोड़िए, फिर रिसीवर्स एड्रेस लिखिए, फिर आप लाइन छोड़िए। लेकिन रिसीवर्स एड्रेस पूरा लिखने के बाद लाइन छोड़नी है आपको। अगर आप रिसीवर्स एड्रेस या सेंडर्स एड्रेस आपका 3 लाइनों में आ रहा है तो लाइन नहीं छोड़नी है आपको, तीनों लाइनों में लगातार लिखना है। आप समझ रहे हैं ना। सपोज कीजिए आपने लिखा 7/62 मालवीय नगर, उसके नीचे लाइन नहीं छोड़नी है जयपुर। ये नहीं कि आप मालवीय नगर लिख करके फिर एक लाइन छोड़ के फिर आप जयपुर लिखोगे, ऐसा नहीं करना है आपको।
सेंडर्स एड्रेस पूरा लिखना है आपको और बीच में कोई लाइन नहीं छोड़नी। जब आपका सेंडर्स एड्रेस पूरा हो जाए तब आपको लाइन छोड़ के डेट लिखनी है। फिर डेट आपकी पूरी हो जाए फिर आपको एक लाइन छोड़ करके सेंडर्स एड्रेस रिसीवर्स एड्रेस लिखना है। रिसीवर्स एड्रेस लिखते समय अगर रिसीवर्स एड्रेस 3 लाइनों में आ रहा है तो आपको लाइन नहीं छोड़नी है। पूरा 3 लाइनों में रिसीवर्स एड्रेस लिखने के बाद फिर आपको लाइन छोड़नी है। फिर आपको लिखना है सब्जेक्ट, फिर एक लाइन छोड़ दीजिए। फिर आपको लिखना है सैल्यूटेशन, फिर आप एक लाइन छोड़ दीजिए और फिर पूरी बॉडी आएगी आपकी। बॉडी में क्या होता है मैंने आपको बताया, आप जिस बारे में लिख रहे हो वो आपको लिखना है। मेन आपको ये ध्यान रखना है बॉडी में लिखते समय कि जिस बारे में आप लेटर लिख रहे हो वो ही आना चाहिए। कहीं आपको कहा गया है कि आप कलेक्टर साहब को लेटर लिखिए लाउड स्पीकर का शोर बंद करवाने के लिए, और आप लेटर लिख रहे हो कि मेरे यहाँ तो लाइट नहीं आती। अब कहाँ वो सब्जेक्ट रहा आपका? समझ में आ रही है मेरी बात आपको? तो सब्जेक्ट का ध्यान आपको रखना है कि किस बारे में आपको लेटर लिखना है वो ही आना चाहिए। उसके भी नंबर होते हैं कि आपने वो थीम पे लेटर आप लिख रहे हो या नहीं लिख रहे हो। उसके बाद ये देखा जाता है कि आपके सेंटेंसेस का वर्ड ऑर्डर प्रॉपर है या नहीं है। फिर ये देखा जाता है कि आपकी ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन सेंटेंस का सही है या नहीं है। ये देखा जाता है कि आपने जो वर्ड्स यूज किए हैं वो वर्ड्स प्रॉपर हैं या नहीं है। ये देखा जाता है कि आपने जो स्पेलिंग लिखी है वर्ड्स की वो प्रॉपर है या नहीं है। म्यूट हो जाओ, कौन है ये? सर हाँ बोलो। सर जो बॉडी की जो वर्ड लिमिट्स होती है वो कितनी होती है? कोई लिमिट 15 नहीं words? होती, डिपेंड करता है कि आपका थीम क्या है, आपका सब्जेक्ट क्या है लेटर का। जी सर। आप कोई घर की कहानी थोड़ी लिखोगे उसमें। यस सर। फॉर्मल लेटर है, जो मेन बातें हैं वही तो लिखोगे ना आप। यस सर। तो कोई वर्ड लिमिट नहीं है, पर आप कम से कम शब्दों में अपनी पूरी बात कहिए, ये जरूर देखा जाता है। यस सर। हाँ भैया, कोई दोस्त को लेटर थोड़ी लिख रहे हो आप जो धनाधन धनाधन लिखते जा रहे हो। आप अगर कलेक्टर को लेटर लिख रहे हो कि भाई हमारे यहाँ पर लाइट की प्रॉब्लम है, तो आप यही तो लिखोगे कि साहब हमारे यहाँ पे लाइट की प्रॉब्लम है, देयर इज नॉट लाइट इज नॉट रेगुलर इन आवर कॉलोनी, देयर इज डार्कनेस, so there is all time the fear of thefts and crime, so please take necessary action to provide the electricity regularly। बस यही तो लिखोगे आप। यस सर। ओके, तो इसमें लेकिन चीजें क्या है, आपका वही थीम होना चाहिए जिस बारे में आपको लेटर लिखने के लिए कहा जा रहा है। आपके ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर प्रॉपर होना चाहिए, आपका वर्ड ऑर्डर प्रॉपर होना चाहिए, आपके वर्ड्स प्रॉपर होने चाहिए, आपके स्पेलिंग्स प्रॉपर होने चाहिए। उन आधारों पे ये नंबर मिलते हैं। लेटर के नंबर अलग अलग डिवाइड किए हुए होते हैं। रिसीवर सेंडर्स एड्रेस के नंबर होंगे, डेट के नंबर होंगे, रिसीवर्स एड्रेस के नंबर होंगे, सब्जेक्ट के नंबर होंगे, सैल्यूटेशन का नंबर होगा, उसके बाद बॉडी का नंबर होगा। बॉडी में सबसे ज्यादा नंबर होते हैं। उस सबसे ज्यादा नंबर इसलिए है क्योंकि वो अलग अलग चीजें देखी जाती हैं कि आपका जो आपको कहा गया है उस बारे में लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो, ग्रामेटिकल करेक्ट है या नहीं है, वर्ड ऑर्डर सही है या नहीं है, प्रॉपर वर्ड्स हैं या नहीं है, स्पेलिंग सही है या नहीं है। उसके बाद आता है सबस्क्रिप्शन, जिसमें आप लिखते हो योवर्स फेथफुली या योवर्स ओबीडियंटली या योवर्स सिंसियरली, ये लिखना होता है। और उसके बाद अपना नीचे नाम लिखना होता है। नाम क्या लिखना है आपको? जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। इस तरीके से लेटर का फॉर्मेट पूरा होता है। आप देख लीजिए, आपके सामने चल रहा है। सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस, फिर डेट, फिर रिसीवर्स एड्रेस, फिर सब्जेक्ट, फिर सैल्यूटेशन, फिर बॉडी और फिर सबस्क्रिप्शन। ये मैं आपको पीडीएफ भिजवा रहा हूं अभी। क्लियर हो गई बात आपको? यस या नो बोलो। यस सर। यस सर। यस सर। ये समझ में आ गया आपको इतना? यस सर। ये तो केवल एक फॉर्मेट है। अब मैं आपके सामने एक क्वेश्चन और एक लेटर लेके आ रहा हूं। ये आइए आप जरा। जी सर। अच्छा, ये एक फॉर्मेट और है करिकुलम वाइटे का, जिसको अपन सीवी बोलते हैं। कई बार अपने को जॉब एप्लीकेशंस लिखनी होती हैं तो अपने को सीवी लगाना होता है उसमें, ठीक है ना? तो सीवी में क्या होता है आप देखिए, ध्यान से देख लीजिए आप। जैसे सबसे पहले अपना नाम लिखोगे आप, फादर्स नेम आएगा, डेट ऑफ बर्थ आएगा, आपका एड्रेस आएगा,
आपका टेलीफोन या मोबाइल नंबर आएगा, आपका ईमेल आएगा, ईमेल आईडी आएगी। मान लो आप जॉब के लिए कहीं एप्लीकेशन लगा रहे हो, ये लेटर आते हैं आपके इस तरीके के क्वेश्चन में, मतलब पेपर में, सॉरी, समझ रहे हैं ना? तो आपको एक अपना सीवी बनाना, सीवी का नाम तो सुना होगा आपने, हाँ या ना? यस सर। हाँ, सीवी यानी कि आप कहीं भी नौकरी करने के लिए जाते हो तो आपसे कहते हैं कि लाओ जी अपना सीवी दे दो आप। सीवी या रिज्यूमे, ये दोनों मैं बता रहा हूं आपको फॉर्मेट, ध्यान से सुन लीजिए आप। तो सीवी में क्या होता है, जैसे आपने अपना नाम, बायोडेटा भी बोलते हैं अपन इसको, सिंपल है। हिंदी में CV और संवाद बोलते हैं रिज्यूम सर। अलग अलग होते हैं क्या? हैं? हिंदी में संवाद बोलते हैं। CV और रिज्यूम अरे अलग अलग हिंदी होते पढ़ रहा हैं है कि अंग्रेजी पढ़ रहा है? वही है ना, ये संवाद वाला। नहीं, संवाद अलग चीज होती है, संवाद का क्या लेना देना है? बायोडेटा, जैसे बायोडेटा अब जो भी है मेरे को नहीं पता, संवाद तो अलग चीज होती है, संवाद तो डायलॉग होते हैं, संवाद तो डायलॉग होते हैं भैया। ओके सर। हाँ, आप उसको मिक्स मत कीजिए अभी बोल करके, आप छोड़ दीजिए आप हिंदी, आप सीवी समझिए। आप करिकुलम वाइटे क्या होता है वो बता रहा हूं मैं आपको, आप हिंदी विंदी की बात मत करो, आप अभी कंफ्यूज कर दोगे आप सबको, अभी छोड़ दो, आप हिंदी की क्लास नहीं है, ठीक है? तो आपको अपना नेम लिखना होता है, फादर्स नेम लिखना होता है, डेट ऑफ बर्थ लिखना होता है, एड्रेस लिखना होता है, आपको अपना टेलीफोन या मोबाइल नंबर लिखना होता है, आपका ईमेल एड्रेस लिखना होता है, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है ये आपको लिखना होता है, आपने कहीं पर काम किया है उसका वर्क एक्सपीरियंस आपको लिखना होता है, आपकी स्किल्स क्या क्या हैं, मतलब आप किन किन चीजों में, किन किन चीजों को आप कर सकते हो। मान लो कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है आपकी, आप इंग्लिश अच्छी बोल सकते हो, आप गाड़ी चला सकते हो, समझ रहे हैं ना मेरी बात को आप? आपका इंटरेस्ट किस किस चीज में है, गेम्स में है, डिबेट में है, इस तरह की चीजें। और रेफरेंस में आप क्या लिखते हैं कि आप एक दो लोगों को जिनको आप जानते हो उनकी डिटेल आपको देनी होती है। फिर से देख लीजिए आप, सीवी में क्या क्या आता है आपका, सीवी यानी करिकुलम वाइटे, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये, आपको काम आएंगी। आप जैसे नौकरी करने के लिए जाओगे ना, आपसे ये चीजें मांगी जाएंगी कि लाओ अपना सीवी दे दो, अपना नाम, अपना फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, पूरी जानकारी आ जाएगी आपकी, देख लो आप इसमें। और क्या जानकारी चाहिए आपकी, यही तो जानकारी चाहिए, आपका मोबाइल नंबर या टेलीफोन नंबर, आपका ईमेल आईडी, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, आपका वर्क एक्सपीरियंस क्या है, काम करने का कितना अनुभव है आपको, आपकी स्किल्स क्या क्या हैं, आपका इंटरेस्ट किस किस चीज में है, आपका, आप रेफरेंस का मतलब, आप जनरली ये होता है कि भाई आप किसी के पास नौकरी करने जा रहे हो तो आपसे जानकारी लेता है कि आप अपने किसी दो परिचित लोगों के बारे में आप जानकारी दीजिए, तो आप उनके नाम, एड्रेस, फोन नंबर वगैरह यहाँ पर आप लिख सकते हो। फॉर्मेट ऑफ रिज्यूमे का फॉर्मेट क्या होता है, वही सारी चीजें आएंगी जो ऊपर चीजें दे रखी है ना, यही चीजें आएंगी, देखिए आप, लेकिन थोड़ा फॉर्मेट बदल जाएगा। जैसे ऊपर ही ऊपर यहाँ पर अपना नाम लिख दोगे आप, इसके बाद यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस लिख दोगे आप, यहाँ पर आपका प्रेजेंट एड्रेस आ जाएगा, अभी आप कहाँ रह रहे हो, यहाँ पर आपका परमानेंट एड्रेस आ जाएगा। परमानेंट का मतलब आप अगर किसी गांव के रहने वाले हो तो वहां का परमानेंट एड्रेस आ जाएगा। जयपुर में आप किराए का मकान लेके रह रहे हो, वो एड्रेस यहाँ पर, प्रेजेंट एड्रेस वर्तमान का पता आपका। परमानेंट एड्रेस का मतलब आपके फैमिली कहाँ रहती है, अगर एक ही है दोनों तो कोई बात नहीं है। टेलीफोन नंबर, प्रेजेंट एड्रेस वाला टेलीफोन नंबर या मोबाइल नंबर, परमानेंट एड्रेस वाला टेलीफोन नंबर या मोबाइल नंबर, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपके ऑब्जेक्टिव्स यानी कि आपका उद्देश्य क्या है, आप क्या करना चाहते हो, आपका एजुकेशन कितना है, आपका एक्सपीरियंस कितना है, वही चीजें आ रही हैं सारी। आपकी स्किल्स क्या क्या हैं, आपका इंटरेस्ट किन चीजों में है, आपकी स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ का मतलब सर आपकी, आवाज ठीक से नहीं आ रही। किसके पास नहीं आ रही, सबके पास नहीं आ रही क्या? आ रही है सर सर। आ रही आ रही है। है तो वो आपके सिस्टम की प्रॉब्लम है जिसके पास नहीं आ रही। स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है, आप अपने पॉजिटिव पॉइंट्स लिखिए यहाँ पर, वर्क हार्ड, हार्ड वर्किंग, पॉजिटिव, डेटरमाइंड, मतलब डेटर्मिनेशन है आपके अंदर काम करने के लिए, ठीक है ना। डिवोटी, डिवोशन टू वर्क, ये आपका स्ट्रेंथ होती है। वीकनेस आप अपनी कमजोरियां लिख सकते हो कि भाई मैं इमोशनल हूं, आई एम इमोशनल, ठीक है ना। मतलब जो भी आपकी कमजोरियां हैं वो आप यहाँ पर लिख सकते हो, एक आध, ज्यादा कमजोरियां ज्यादा नहीं लिखनी होती है, पर अपनी स्ट्रेंथ आप बताइए। कैन वर्क लॉन्गर, डिटरमाइंड टू वर्क, डिवोटेड टू वर्क, सिंसियर टू वर्क,
हार्ड वर्किंग, समझ रहे हैं ना आप। वीकनेस में आप लिख दीजिए कि आप इमोशनल हो, जल्दी गुस्सा आ जाता है, पर ऐसी बातें बहुत कम लिखनी है, आपको लिखनी नहीं है। रेफरेंस, वही रेफरेंस मैंने आपको समझाया। रेफरेंस क्या होता है? एक दो लोगों के आपको अपने नाम बताने होते हैं जिनको आप जानते हो। फिर से देख लो आप, वही चीजें हैं, वही चीजें हैं, बस केवल फॉर्मेट का डिफरेंस है और कुछ भी नहीं है। मैं आपको पीडीएफ भिजवाऊंगा, आप देख लेना। अब आप देखिए एक क्वेश्चन, राइट ए लेटर टू द चेयरमैन ऑफ म्युनिसिपैलिटी और द सरपंच ऑफ योर पंचायत अगेंस्ट इनसैनिटरी कंडीशन इन योर एरिया। क्वेश्चन को समझिए आप, आपको एक लेटर लिखना है। किसको लेटर लिखना है? चेयरमैन ऑफ द म्युनिसिपैलिटी, आपकी म्युनिसिपैलिटी के चेयरमैन को या पंचायत के सरपंच को लेटर लिखना है। किस बारे में? अगेंस्ट इनसैनिटरी कंडीशंस इन योर एरिया, यानी कि आपके क्षेत्र में गंदगी है, बहुत ज्यादा साफ सफाई की व्यवस्था नहीं है, कचरों के ढेर लगे हुए हैं, नालियां भरी हुई पड़ी हैं, वो आपको उस बारे में लेटर लिखना है ठीक करवाने के लिए। अब आप देखिए इसका सबसे ऊपर ही ऊपर लिखा हुआ है रामपुरा बस्ती बीकानेर, क्योंकि ऊपर किसी जगह का नाम दिया हुआ नहीं है तो आपने मर्जी से लिख दिया आपने रामपुरा बस्ती बीकानेर। आ गया? आ गया? आ गया ना? यस सर। यस यस सर। सर वेरी गुड। इसके बाद आप एक लाइन छोड़ देंगे, छोड़ दी? आ गई ना लाइन? छोड़ दी ना मैंने? यस सर। इसके बाद आपकी डेट आ गई 8 अप्रैल। अप्रैल को पूरा लिख दीजिए आप। चलिए ये पूरा लिख देते हैं, आई और एल। आ गया? यस सर। 2009। इसके बाद ये सेंडर्स एड्रेस आ गया, आप देखिए, सॉरी रिसीवर्स एड्रेस आ गया। किसको लिख रहे हो? द चेयरमैन, लिखा हुआ है ना ऊपर, द चेयरमैन को लिखना है। किसका चेयरमैन? म्युनिसिपैलिटी का। ये आ गया है म्युनिसिपल बोर्ड और बीकानेर। हो गया एड्रेस? ये देखिए Yes, आप sir. रिसीवर्स एड्रेस हो गया। ये देखिए आप डेट हो गई आपकी, किस डेट में आप लेटर लिख रहे हैं। ये आप देखिए किसको आप लेटर लिख रहे हैं, उसका एड्रेस आ गया। इसके बाद सब्जेक्ट आ गया आपका, ये देखिए आप। फिर लाइन छोड़ दी ना हमने, सेंडर्स एड्रेस के बाद एक लाइन छोड़ दी, देखो आप। फिर हमने डेट लिखी, एक लाइन छोड़ दी। यस सर। फिर हमने रिसीवर्स एड्रेस लिखा, एक लाइन छोड़ दी। यस सर। फिर हमने सब्जेक्ट लिख दिया। सब्जेक्ट क्या है? शिकायत ही तो कर रहे हैं ना हम। यस सर। अगेंस्ट इनसैनिटरी कंडीशंस, यही है ना, कंप्लेंट अगेंस्ट इनसैनिटरी कंडीशंस। क्लियर हो गया? यस सर। इसके बाद ये सैल्यूटेशन आ गया, सर। इसके बाद आप कोमा लगा दीजिए। इसके बाद कोई लाइन नहीं छोड़नी है आपको। अब आप लिख दीजिए रिस्पेक्टफुली आई ब्रिंग टू योर काइंड नोटिस, यानी कि सम्मानजनक तरीके से अपन लेटर लिख रहे हैं तो रेस्पेक्टफुली लिख दिया। मैं आपका ध्यान लाना चाहता हूं, मैं आपका ध्यान लाता हूं। द नोटिस दस इनसैनिटरी कंडीशंस प्रिवेलिंग इन आवर लोकेलिटी, यानी कि हमारे क्षेत्र में जो गंदगी फैली हुई है, जो साफ सफाई की व्यवस्था नहीं है, उसकी तरफ आपका ध्यान दिलवाने के लिए मैं लेटर लिख रहा हूं। देयर आर हीप्स ऑफ रबिश हेयर एंड देयर, इधर उधर कचरे के ढेर लगे हुए हैं। देयर से बना लिया सेंटेंस। द स्वीपर डज नॉट कम रेगुलरली, स्वीपर जो है वो रेगुलरली नहीं आता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में बना लिया। हिज बिहेवियर इज नॉट गुड, उसका व्यवहार अच्छा नहीं है। देयर इज बैड स्मेल एवरीवेयर, चारों तरफ गंदगी बुरी बदबू फैली हुई है। डिजीज में ब्रेक आउट, डिजीजेस कर दो आप इसको, ये लो, बीमारियां फैल सकती हैं। ब्रेकआउट का मतलब फैलना, फ्रेजल वर्ब है। बीमारियां फैल सकती हैं, ठीक है? बस इतना लिख दिया आपने। इसके बाद आप पैराग्राफ चेंज कर दीजिए, अगला लिखिए प्लीज लुक इनटू द मैटर इमीडिएटली एंड डू द नीडफुल। तो आप लिखिए कृपया करके इस मामले में आप ध्यान दीजिए, तुरंत ध्यान दीजिए, एंड डू द नीडफुल, और जो भी जरूरी कार्यवाही हो वो कीजिए आप। थैंकिंग यू, योर्स फेथफुली, ये सब्सक्रिप्शन आ गया। कोमा नहीं लगना चाहिए यहाँ पे, मैंने पता नहीं क्यों लगा दिया, हटा दीजिए इसको। योर्स फेथफुली, और आपका नाम आ गया राज सिंह राजपूत। फिर से देख लीजिए आप,
सेंडर्स एड्रेस आ गया, कोई कॉमा फुल स्टॉप नहीं है, लाइन छोड़ दिया आपने, डेट आ गई, फिर लाइन छोड़ दिया आपने, रिसीवर्स एड्रेस आ गया, फिर एक लाइन छोड़ दिया आपने, सब्जेक्ट आ गया, फिर आपने सैल्यूटेशन कर दिया, पूरा का पूरा ये बॉडी आ गया। इसमें आपका मेन आपने जो आपको टॉपिक दिया गया लिखने के लिए उस पर लिखा है नहीं लिखा, ग्रामेटिकल सही है या नहीं है ना, वर्ड्स प्रॉपर हैं या नहीं है, पंक्चुएशन का ध्यान रखा है या नहीं रखा, बस इतना लिख करके मेन, और फिर आप पैराग्राफ चेंज करके लिख दीजिए प्लीज लुक इनटू द मैटर इमीडिएटली। ये तो आप ऐसा लाइन है जो फिक्स है लगभग, कोई भी शिकायत का वाला आप लेटर लिखोगे तो सब में आएगा। एंड डू द नीडफुल, थैंकिंग यू, आपने उनको धन्यवाद दिया कि भाई उन्होंने आपका लेटर पढ़ा। योर्स फेथफुली राज सिंह राजपूत। क्लियर हो गया? वन मोर, एक और पढ़ रहे हैं हम। राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू इश्यू यू द करेक्टर सर्टिफिकेट। यानी कि आपको एक लेटर लिखना है अपने स्कूल के प्रिंसिपल को और उनसे आपको रिक्वेस्ट करनी है कि भैया आपको करेक्टर सर्टिफिकेट इश्यू कर दें। देखिए आंसर क्या है, सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस आ गया। सेंडर्स एड्रेस में अपना नाम नहीं लिखना है क्योंकि नाम नीचे आ जाएगा, 68 आदर्श नगर रामगढ़ आ गया। एक सीध में आएगा, ये ध्यान रखें आप, एक सीध में चलेगा पूरा का पूरा। एक लाइन छोड़ दी आपने, डेट लिख दी 15 जुलाई 2020। इसके बाद में आपने रिसीवर्स एड्रेस लिख दिया द प्रिंसिपल, कोमा हटा दो यहां से, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल। यहां पर मैंने गवर्नमेंट इसलिए लगाया है फुल स्टॉप क्योंकि शॉर्ट फॉर्म है ये गवर्नमेंट। सीनियर सेकेंडरी स्कूल इसमें से भी आप हटा दीजिए। राजगढ़ रामगढ़ और डिस्ट्रिक्ट जयपुर। डिस्ट्रिक्ट मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है इसलिए मैंने यहाँ पर फुल स्टॉप लगा दिया, यहाँ से आप हटा दीजिए इसको फुल स्टॉप को, ये लीजिए आप। आ गया ना? सेंडर्स एड्रेस 2 लाइनों में आ गया, कम से कम 2 में तो आना ही चाहिए। लाइन छोड़ दिया आपने, डेट आ गई, किस डेट में आप लेटर लिख रहे हो। रिसीवर्स एड्रेस आ गया द प्रिंसिपल, कहाँ के प्रिंसिपल हैं, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल और रामगढ़ और डिस्ट्रिक्ट जयपुर। 3 लाइनों में आ गया। फिर आपने एक लाइन छोड़ दी, सब्जेक्ट क्या है, रिक्वेस्ट कर रहे हो ना आप, अब कंप्लेंट तो नहीं कर रहे ना आप, नहीं कर रहे ना, अब आप क्या कर रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो। तो रिक्वेस्ट फॉर इश्यूइंग अ करेक्टर सर्टिफिकेट। देखो करेक्टर सर्टिफिकेट के लिए तो लिखना है ना आपको, तो ये रिक्वेस्ट फॉर इश्यूइंग अ करेक्टर सर्टिफिकेट। सर सैल्यूटेशन आ गया, कोमा लगा दिया। आई बैक टू से दैट आई वाज ए स्टूडेंट एट योर इंस्टीट्यूशन फ्रॉम, अपने बारे में बताइए कि आप कौन हो। तो आपने बताया कि भाई मैं आपका स्टूडेंट था, कब से कब तक थे, फ्रॉम जुलाई 2015 टू मई 2020। ये आप थोड़ी सी सूचना दीजिए उनको अपने बारे में। आई वाज ए डिसिप्लिन्ड स्टूडेंट विद इंटरेस्ट इन एकेडमिक एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। अपने बारे में बताइए कि मैं एक बड़ा ही अनुशासित विद्यार्थी था और मेरा हमेशा एकेडमिक और जो एकेडमिक के अलावा जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं जैसे गेम्स वगैरह होते हैं उनमें भी मैं हमेशा इंटरेस्ट लेता था। आई पास्ड आउट विद द हाईएस्ट मार्क्स एट द सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन इन द होल डिस्ट्रिक्ट। और मैंने पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन को पास किया सबसे ज्यादा नंबर लाके। ये आप थोड़ा सा अपने हिसाब से बना के लिख दीजिएगा, ये जरूरी नहीं कि ऐसा ही लिखो आप। काइंडली इश्यू मी अ करेक्टर सर्टिफिकेट। ये लो छोटा सा लेटर हो गया, बस लाइन छोड़िए एक, थैंकिंग यू योर्स ओबीडियंटली ओम प्रकाश शर्मा। ये थोड़ा सा नीचे चला गया, मैं इसको ठीक कर देता हूं। ये देखिए मैंने इसको ये ठीक किया, यहां से ये ठीक कर दिया, अब वो ऊपर आ गया। ये देखिए ये आ गया ओम प्रकाश शर्मा। क्लियर हो गया? समझ में आ गया आपको? यस सर। एक और अपन देख सकते हैं, देख लो आप आराम से, थोड़ा सा कोई बात नहीं, 2-5 मिनट अपन और ले लेंगे, अभी 9:02 ही हुए हैं। इमेजिन यू आर रामकरण गुजर। देखिए आप मान लीजिए आप रामकरण गुजर हो, अब नीचे जो नाम आएगा वो रामकरण गुजर का ही आएगा।
ठीक है। राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर के लिए जो एडिटर को भी लेटर लिखवाते हैं आपसे, एक क्वेश्चन आता ही है ऐसा। एक्सप्रेसिंग योर व्यूज ऑन द डेटोरिएटिंग लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन योर सिटी, यानी कि आपके शहर के अंदर जो कानून व्यवस्था की जो गिरती हुई स्थिति है उसके बारे में आपको एक न्यूज़पेपर के एडिटर को लेटर लिखना है। आइए, सबसे पहले आपने क्या लिखा, एड्रेस अपना 21 रामनगर बीबी रोड बांसवाड़ा। आप एड्रेस को इमेजिन भी कर सकते हो क्योंकि यहाँ पर किसी जगह का नाम दिया हुआ नहीं है, यहाँ पर केवल एक ही चीज दी हुई है, आपका नाम, बस। एड्रेस आपने अपनी मर्जी से कुछ भी इमेजिन करके लिख दिया, 21 रामनगर बीबी रोड बांसवाड़ा। एक लाइन छोड़ दिया आपने डेट लिख दी 21 फरवरी। फरवरी के बाद में मैंने फुल स्टॉप इसलिए लगाया है क्योंकि फरवरी को मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। 2000, अब कितना आप आगे सन लिख सकते हो आप। क्लियर हो गई बात आपको ऐसे नहीं छोड़ना है, समझ गए आप, आपको तो पूरा लिखना है। अच्छा, इसके बाद आप किसको लिख रहे हो भैया, देखो किसको लिखना है, द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर है ना, तो रिसीवर्स एड्रेस में क्या आएगा, द एडिटर, द में टी कैपिटल, एडिटर में ई कैपिटल, क्योंकि एक पद है किसी भी अखबार का। अब इसमें ऊपर अखबार का नाम लिखा हुआ नहीं है ना, नहीं है ना, ऑफ ए न्यूज़पेपर, अपनी मर्जी से आप लिख दो, द राजस्थान पत्रिका, द दैनिक भास्कर, किसी भी समाचार पत्र का अपन अगर नाम लिखते हैं तो उससे पहले द लगा देते हैं। और बांसवाड़ा आ गया, देखिए आप, सेंडर्स एड्रेस एक लाइन छोड़ी, रिसीवर्स एड्रेस एक लाइन छोड़ी, सॉरी, सेंडर्स एड्रेस एक लाइन छोड़ी, डेट एक लाइन छोड़ी, रिसीवर्स एड्रेस एक लाइन छोड़ी, सब्जेक्ट क्या है, उठा लीजिए आप क्वेश्चन में से, डेटोरिएटिंग लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन योर सिटी, नहीं इन बांसवाड़ा कर दो आप, ये थोड़ा सा आपको चेंज करना है, पूरा का पूरा वही लिया है हमने। देखो आप, डेटोरिएटिंग लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन बांसवाड़ा, ये आप थोड़े बहुत करेंगे तो अपने आप पकड़ने लग जाएंगे आप। सैल्यूटेशन आ गया, सर। अब आइए आप, थ्रू योर esteemed newspaper, I would like to draw the attention of the authorities towards the deteriorating law and order situation in बांसवाड़ा। इसका मतलब क्या है कि आपके प्रतिष्ठित समाचार पत्र के द्वारा, थ्रू योर esteemed newspaper, I would like, मैं चाहूंगा, to draw the attention, ध्यान आकर्षित करना, of the authorities, अधिकारियों का, towards the deteriorating law and order situation in बांसवाड़ा, यानी कि बांसवाड़ा के अंदर जो कानून व्यवस्था की जो गिरती हुई स्थिति है उसका ध्यान में अधिकारियों का, उसके प्रति में अधिकारियों का ध्यान आपके समाचार पत्र के द्वारा लाना चाहता हूं। अकॉर्डिंग टू द सर्वे, अब आप एक लाइन छोड़ सकते हैं, यहां पर नहीं छोड़ें तो कोई बात नहीं है, ये लो मत छोड़ो, हटाओ। According to the survey of, इसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, अकॉर्डिंग टू द सर्वे ऑफ, इसको या तो ऑफ को ले लीजिए या बाई को ले लीजिए आप। क्लियर हो गया आपको, ये मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसमें करेक्शन कर देता हूँ। एक्चुअली अब लिखते समय क्या होता है कि कई बार चीजें ऐसी हो जाती हैं, आप स्लैश लगाइए, और इन दोनों को मैंने किया जैसे मैं हमेशा करता हूँ, ये अंडरलाइन, दोनों में से कोई सा भी आप ले लीजिए। अकॉर्डिंग टू द सर्वे ऑफ या बाय द क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, एन एनजीओ, यानी कि एक एनजीओ है, क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो एक एनजीओ का नाम है, उसके सर्वे के हिसाब से, है ना, उसके द्वारा जो उसने जो सर्वेक्षण किया है उसके हिसाब से, द केसेस ऑफ चैन स्नैचिंग, व्हीकल लिफ्टिंग, थेफ्ट, मर्डर, रेप, molesting, robbing have increased up to 30%। यानी कि क्या कह रहे हैं कि क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो कि एक एनजीओ है, उसके सर्वे के अनुसार शहर के अंदर चैन स्नैचिंग, व्हीकल लिफ्टिंग, चैन स्नैचिंग आप समझते ही हो, व्हीकल लिफ्टिंग का मतलब व्हीकलों को उठा लेने की घटनाएं, चोरी, थेफ्ट का मतलब चोरियां, मर्डर का मतलब हत्याएं, रेप का मतलब बलात्कार, मॉलेस्टिंग का मतलब किसी भी प्रकार से कोई शोषण करना, रॉबिंग यानी कि लूट, हैव इंक्रीज्ड अप टू 30%, 30% तक बढ़ गया है।
बस इतना सा आपने सूचना दे दी उसको। आई अपील, यहां पर आप मत कीजिए, इसको लाइन मत छोड़िए। चलिए, आई अपील टू द अथॉरिटीज टू टेक स्ट्रिक्ट एक्शन टू कब देम, यानी कि मैं अधिकारियों से अपील करता हूं कि आप इनके खिलाफ एक सख्त कार्रवाई करें, इनको रोकने के लिए। बस, थैंकिंग यू, योर्स ट्रूली और रामकरण गुर्जर। बस, समझ में आ गई बात आपको? यस सर। अब और भी एग्जांपल्स हैं इसमें भी, सर ये कुल मिलाकर के एग्जांपल्स दिए हुए हैं इसमें मैंने आपको कई सारे, है ना? मैंने इसमें एग्जांपल्स दिए हुए हैं कई सारे आपको, आप इनको देखेंगे, इसके बाद एक्सरसाइज आपकी चालू हो जाएगी। तो ये एग्जांपल्स मैं आपको दे रहा हूं, एक और बता देता हूं, बोलो, पर आप देख लीजिएगा खुद, है ना? चलो एक और देख लो आप, अभी थोड़ा सा रुक जाइए, कोई बात नहीं है, कल जल्दी छोड़ देंगे आपको। एक अपना देखिए आप, एक और एग्जांपल है, 3 तो मैंने आपको करवा दिए, चौथा आप देखिए। यू आर आरती गुप्ता, राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए न्यूज़पेपर कंप्लेनिंग अबाउट एनवायरमेंट पॉल्यूशन बाय व्हीकल्स, आल्सो गिव सजेशन टू कंट्रोल द प्रॉब्लम। क्वेश्चन को समझिए, आप आरती गुप्ता हो, आपको एक लेटर लिखना है, किसको? एक न्यूज़पेपर के एडिटर को, कंप्लेनिंग का मतलब शिकायत करते हुए, अबाउट एनवायरमेंट पॉल्यूशन यानी कि पर्यावरण प्रदूषण के बारे में, बाय व्हीकल्स के द्वारा जो पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है उसके बारे में आप लिखिए, एक शिकायत कीजिए, मतलब एक एडिटर को आपको लेटर लिखना है, और एंड गिव सजेशन टू कंट्रोल द प्रॉब्लम, और साथ में आपको सुझाव भी दीजिए कि समस्या को कैसे कंट्रोल किया जाए। तो देखिए आपने लिख दिया एग्जामिनेशन हॉल जयपुर, आ गया ना सेंडर्स एड्रेस, डेट लिख दिया आपने 4 मार्च 2000, जो भी है इसको पूरा करना है, ऐसे मत छोड़ना। द एडिटर द हिंदुस्तान टाइम्स जयपुर, आ गया ना रिसीवर्स एड्रेस। सब्जेक्ट एनवायरमेंटल पॉल्यूशन बाय व्हीकल्स एंड सजेशन टू कंट्रोल द प्रॉब्लम, यहां से आप उठा लीजिए, एनवायरमेंट पॉल्यूशन बाय व्हीकल्स एंड सजेशन टू कंट्रोल द प्रॉब्लम। ये देखिए पूरा का पूरा सब्जेक्ट आ गया आपका, आपने सर लिख दिया। थ्रू योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, वही का वही लाइन आ रही है, आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द अथॉरिटीज एंड द पब्लिक, यानी कि आपके इस प्रतिष्ठित समाचार पत्र के द्वारा मैं अधिकारियों और जनता का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, टू द ग्रोइंग मीनेस का मतलब बुराई, ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, पर्यावरणीय प्रदूषण की तरफ मैं ध्यान दिलवाना चाहता हूं, एमिटेड बाय व्हीकल्स, जो कि व्हीकल्स के द्वारा होता है, फैलता है। अब चाहो तो लाइन छोड़ देना, कोई ऐसी बात नहीं है, आपके ऊपर है ये, है ना? द एमिशन ऑफ स्मोक बाय व्हीकल्स इज एडिंग कार्बन डाइऑक्साइड टू एटमॉस्फेयर, यानी कि जो धुआं जो निकलता है व्हीकल से वो एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ा रहा है। कंसिक्वेंटली, इसके परिणाम स्वरूप द टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आ रहा है, देख लो आप, इज एडिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस, द टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस, टेम्परेचर बढ़ रहा है। इट डिस्टर्ब, सिंपल प्रेजेंट टेंस में आ गया, द डेलिकेट एनवायरमेंट बैलेंस, यानी कि ये जो एक जो बहुत ही जो एनवायरमेंट बैलेंस है, जो बड़ा ही संतुलित होता है, उसको डिस्टर्ब करता है ये। इट हार्म्स ह्यूमन बीइंग्स इन मैनी वेज, और कई प्रकार से, देख सिंपल प्रेजेंट टेंस में आ रहा है, मानव जाति को, ये मनुष्य को ये नुकसान पहुंचाता है। द हाइड्रोकार्बन्स एंड अदर पार्टिकल्स एमिटेड बाय द व्हीकल्स एड फ्यूल टू द फायर, और हाइड्रोकार्बन्स और जो दूसरे कण हैं जो कि इस प्रकार के व्हीकल्स के द्वारा निकाले जाते हैं धुएं में, वो आग में घी का काम करते हैं, यानी कि वो इस प्रदूषण को और भी ज्यादा बढ़ाते हैं। अब ये तो आपने बता दी प्रॉब्लम, अब इसका सॉल्यूशन, द मेजर्स का मतलब हल, सॉल्यूशन गिवन नेक्स्ट, यानी कि आगे दिए गए हैं, विल बी यूजफुल, ये बड़े उपयोगी होंगे। तो क्या आप सॉल्यूशन बताया है आपने? पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम शुड बी मेड फास्ट, यानी कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को और भी ज्यादा तेज किया जाना चाहिए। फ्रीक्वेंट, लगातार चलता रहना चाहिए। कंफर्टेबल, आरामदायक होना चाहिए। एंड चीप, और सस्ता होना चाहिए, जिससे कि लोग अपनी गाड़ियों की बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम से यात्राएं करें।
मेट्रो रेल्स एंड स्काई बस आर हेल्पफुल, ये भी एक सॉल्यूशन है कि मेट्रो रेल्स और स्काई बसेस भी इसके लिए उपयोगी हो सकती हैं। इको फ्रेंडली डिवाइसेस एंड ग्रीन फ्यूल शुड बी यूज्ड इन व्हीकल्स, और इको फ्रेंडली डिवाइसेस लगाई जानी चाहिए, यानी कि पारिस्थितिकीय तंत्र से को जो नुकसान ना पहुंचाएं। एंड ग्रीन फ्यूल शुड बी यूज्ड इन व्हीकल्स, और व्हीकल्स के अंदर ग्रीन फ्यूल भी यूज किया जाना चाहिए। बस, विथ थैंक्स, योर्स ट्रूली आरती गुप्ता। क्लियर हो गया आपको? अब एक और देखिए आप, बस लास्ट, फिर छोड़ दूंगा मैं आपको। राइट एन एप्लीकेशन टू द पर्सनल मैनेजर। देखिए आप किसको लिखना है? पर्सनल मैनेजर को। HR, ह्यूमन रिसोर्सेज एक डिपार्टमेंट होता है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ये कंपनी का नाम है, उदयपुर जगह का नाम है। फॉर द पोस्ट ऑफ ए केमिस्ट दैट वाज एडवर्टाइज इन ए न्यूज़पेपर, गिव योर कंप्लीट रिज्यूमे फॉर द पोस्ट। यानी कि आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है पर्सनल मैनेजर HR को। पर्सनल मैनेजर HR कहाँ का है? ये हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड कहाँ है? उदयपुर में। काय के लिए? फॉर द पोस्ट ऑफ अ केमिस्ट, केमिस्ट की पोस्ट के लिए आपको लिखना है दैट वाज एडवर्टाइज्ड इन अ न्यूज़पेपर, यानी कि इस कंपनी के HR डिपार्टमेंट के पर्सनल मैनेजर ने एक न्यूज़पेपर के अंदर एक विज्ञापन दिया था और उसमें कहा था कि भाई हमें एक केमिस्ट की जरूरत है। तो आपको उसके पोस्ट के लिए अप्लाई करना है और आपको अपना पूरा रिज्यूमे देना है इस पोस्ट के लिए। नौकरी के लिए एप्लीकेशन है। वही सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस आ जाएगा जहां आप रहते हैं, 35 न्यू कृष्णा कॉलोनी, ओल्ड मसूदा रोड, ब्यावर, राजस्थान। ये इमेजिन कर लीजिए आप। सेंडर्स एड्रेस, रिसीवर्स एड्रेस तो ये आएगा, देखो चल रहा है ये, देखो ये का यही डेट लिख दिया आपने 10 अगस्त, 10 अगस्त 2000, ये फुल स्टॉप हटाइए यहाँ से, ये हटा दिया, ठीक है ना। 10 अगस्त और 2000 जो भी है आप वो लिख देंगे। अब देखिए पर्सनल मैनेजर HR आ गया ना यहाँ से, पर्सनल मैनेजर, क्योंकि इसी को लेटर लिखना है आपको। राइट एन एप्लीकेशन टू द पर्सनल मैनेजर HR, ये पर्सनल मैनेजर HR आ गया, इसको आपने एप्लीकेशन लिखनी है। कहाँ का HR है ये? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का। ये आप जा गया हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। कहाँ है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड? उदयपुर में। ये देखो आप उदयपुर आ गया, यानी कि ये रिसीव सेंडर्स एड्रेस आ गया, डेट आ गई, और ये रिसीवर्स एड्रेस आ गया। इसके बाद एप्लीकेशन, एप्लीकेशन किस चीज के लिए? एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ अ केमिस्ट। देखो आप, फॉर द पोस्ट ऑफ अ केमिस्ट आ गया ना। डियर सर आ गया, विद रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट इन द राजस्थान पत्रिका डेटेड 8 अगस्त 2000, जो भी डेट आएगी, यानी कि किस रेफरेंस में है? ये संदर्भ में है। आपका जो एडवर्टाइजमेंट था राजस्थान पत्रिका के अंदर 8 अगस्त 2020 या जो भी है। फॉर द पोस्ट ऑफ अ केमिस्ट, काय के लिए एडवर्टाइजमेंट था? केमिस्ट की पोस्ट के लिए। आई ऑफर माई कैंडिडेचर, यानी कि मैं अपनी सदस्यता के लिए आपको ऑफर करता हूं। फॉर द सेम का मतलब इस पोस्ट के लिए। एंड इन सपोर्ट ऑफ इट, और इसके सपोर्ट में आई सबमिट द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स फॉर योर काइंड कंसिडरेशन, मैं अपने बारे में जानकारी आपको नीचे दे रहा हूं। देखो अब ये आ गया आपका CV। नेम आप लिख दीजिए अपनी जानकारी। नेम आपने लिख दिया महेश कुमार वर्मा, फादर्स नेम लिख दिया आपने श्री रामलाल वर्मा, डेट ऑफ बर्थ आपने लिख दी 15 अक्टूबर 1994, कॉन्टैक्ट नंबर आपने अपना मोबाइल नंबर लिख दिया। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है आपकी? केमिस्ट के लिए तो फिर आप साइंस के लिए आप साइंस के स्टूडेंट होने चाहिए ना, मतलब आपके पास साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए। तो BSc आपने मैथ्स में की, फर्स्ट डिवीजन फ्रॉम MDS यूनिवर्सिटी अजमेर इन सन लिख दीजिए आप। आपकी अदर क्वालिफिकेशंस क्या है? पहली क्वालिफिकेशन बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, यानी कि आपको ये आपके पास में एक्स्ट्रा चीजें हैं। क्या चीजें हैं? कि कंप्यूटर की नॉलेज है आपके पास में, कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज है आपके पास में, नॉलेज ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश टाइप राइटिंग, एबिलिटी टू कन्वर्स फ्लुएंटली इन इंग्लिश विद हायर ऑफिशियल्स, यानी कि आपके अंदर ये भी एबिलिटी है कि आप फ्लुएंट इंग्लिश के अंदर ऊंचे अधिकारियों से, बड़े अधिकारियों से बात कर सकते हैं। और इंटरेस्टेड इन क्रिकेट एंड चेस, और आपने क्या लिख दिया कि भाई मैं क्रिकेट और चेस के अंदर मेरा इंटरेस्ट है। ये आपकी एक्स्ट्रा चीजें हो गई जो आपको सपोर्ट करती है किसी भी नौकरी के लिए। विद माई साउंड हेल्थ, एक्टिव हैबिट्स एंड जील फॉर हार्ड वर्क, यानी कि आप लिख रहे हो कि मैं अपनी अच्छे स्वास्थ्य, अपनी अच्छी आदतें
और काम करने के प्रति जो मेरा जोश है उससे आई एंश्योर यू, मैं आपको आश्वासन देता हूं दैट आई विल डू माई बेस्ट, कि मैं अपना पूरा प्रयास करूंगा टू फुलफिल माई ड्यूटीज टू योर एंटायर सेटिस्फैक्शन, कि मैं आपके पूर्ण संतुष्टि के लिए मैं अपनी पूरी तरफ से कोशिश करूंगा कि मैं अपने कर्तव्यों का पूरी तरीके से निर्वहन करूं। बस, थैंकिंग यू योर्स फेथफुली, नीचे ब्रैकेट में अपना नाम और यहां पर आपके साइन आएंगे। क्लियर हो गया? अच्छा, एनक्लोजर का मतलब आपने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं। जब आप एप्लीकेशन लिखते हो नौकरी के लिए तो अपने को डॉक्यूमेंट्स भी लगाने पड़ते हैं। तो आपने क्या, एनक्लोजर का मतलब संलग्न, आपने क्या क्या लगाया है। एक आपने क्या लगाई है, बीएससी की मार्कशीट लगाई है, और आपने सर्टिफिकेट किस चीज का लगाया है, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। जैसे आप कोई कंप्यूटर कोर्स वगैरह आपने कहीं से किया है किसी भी इंस्टीट्यूट से, तो वहां से आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है, उसकी आप कॉपी लगा दीजिए। ये आपके एनक्लोजर्स हो गए। यानी कि नौकरी के लिए भी आप अप्लाई करते हैं तो भी ये लेटर आपको इस तरीके से लिखना होता है। बस, इसके बाद एक्सरसाइज है, लेकिन ये एक्सरसाइज मैं आपको अभी दूंगा नहीं, ये मैं आपको पीडीएफ भिजवाने वाला हूं, ये मैं आपको भिजवा दूंगा अभी।